क्या आपने जोधा अकबर फिल्म देखी है? हाँ, उसमें एक सीन है जहां महम मंगा अकबर को एक सलाह देती हैं। हाँ, वो कहती हैं, अगर बादशाह कमजोर हो तो सल्तनतें और घोड़े दोनों को बगावत करने में देर नहीं लगती। बिल्कुल। और 18वीं सदी के भारत में मुगल साम्राज्य के साथ शायद इससे भी कुछ बुरा हो रहा था। सही कहा, घोड़े तो बगावत कर ही रहे थे, पर यहाँ तो घुड़सवार ही बादशाह बना और बिगाड़ रहे थे। हाँ, आज की हमारी पड़ताल इसी दौर पर है। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य का वो बिखराव, जब तख्त क्या कहते हैं एक म्यूजिकल चेयर का खेल बन गया था। एक के बाद एक शहजादे गद्दी पर आए और गए। और ताकतवर दरबारियों ने उन्हें कठपुतलियों की तरह नचाया। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दौर के असली खिलाड़ियों, बड़ी लड़ाइयों और उस राजनीतिक खींचतान की एक साफ तस्वीर देते हैं जिसने इतने बड़े साम्राज्य को बिखेर दिया और अनजाने में ही सही ब्रिटिश हुकूमत के लिए दरवाजा खोल दिया। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो इसकी शुरुआत होती है औरंगजेब के बाद के दौर से, जिसे हम कठपुतली बादशाहों का दौर कह सकते हैं। मतलब मुगल शहजादे अब सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। बिल्कुल, असली ताकत तो दरबार के अमीर और वजीरों के हाथ में थी। वो तय करते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा और कौन उतरेगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है शाहजहां तृतीय। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा। शायद इसीलिए क्योंकि उसका शासनकाल बहुत ही छोटा था। उसे एक ताकतवर वजीर इमाद उल मुल्क ने तख्त पर बिठाया था और कुछ ही महीनों में उसे हटा भी दिया गया। हाँ, एक दूसरे सरदार रोहिल्ला चीफ नजीब उद दौला ने। और यहीं से कहानी में दो बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होती है। एक तरफ वजीर इमाद और दूसरी तरफ रोहिल्ला सरदार नजीब। इन दोनों की दुश्मनी ही उस दौर की दिल्ली की राजनीति का एक तरह से इंजन थी। बिल्कुल। अच्छा, ये रोहिल्ला कौन थे? ये नाम इतिहास में बार बार आता है, पर ये हैं कौन? देखिए, रोहिल्ला शब्द रोह से आया है, जो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों का पुराना नाम है। अच्छा। ये असल में अफगान लड़ाके थे जो भारत में आकर बस गए थे। आप कह सकती हैं कि वो उस दौर के प्रोफेशनल सोल्जर्स थे। और नजीब खान, जिसे नजीब उद दौला का खिताब मिला था, उनका सबसे बड़ा और सबसे चतुर सरदार था। तो ये भाड़े के सैनिक थे जिन्होंने धीरे धीरे अपनी राजनीतिक ताकत बना ली और किंग मेकर बन गए। हाँ, और यही कहानी में एक और एंगल आता है। वजीर इमाद मराठों का करीबी था, जबकि नजीब खान का झुकाव था अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की तरफ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मतलब दिल्ली के तख्त के पीछे दो बड़ी बाहरी ताकतें भी अपनी अपनी गोटियां सेट कर रही थीं। और यहाँ मराठों की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी। 1752 में मुगलों और मराठों के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत मराठों ने जिम्मेदारी ली थी कि वो किसी भी बाहरी आक्रमणकारी, खासकर अब्दाली से, मुगल सल्तनत की रक्षा करेंगे। लेकिन इसमें एक विरोधाभास नहीं है। एक तरफ मराठे मुगलों के रक्षक हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के वजीर को ताकत देकर दिल्ली की राजनीति में सीधा दखल दे रहे हैं। हाँ, तो वो दोस्त थे, या मतलब ऐसे दोस्त जिसकी जरूरत किसी दुश्मन को ना पड़े? यही तो 18वीं सदी की राजनीति का असली चेहरा है। यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं था, सिर्फ स्थायी हित थे। मराठे सल्तनत को बचाना चाहते थे, पर अपनी शर्तों पर। इसी दखलंदाजी की वजह से दिल्ली की राजनीति में उनका दबदबा बहुत बढ़ गया था। और इमाद जैसे वजीर उनकी शह पर ही ताकतवर बने हुए थे। तो इसी खींचतान के बीच एक नया और बहुत अहम किरदार कहानी में आता है, शाह आलम द्वितीय। हाँ, जिसका असली नाम था अली गौहर। इसकी कहानी तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। बिल्कुल। अली गौहर एक काबिल शहजादा था और यही बात वजीर इमाद को खटकती थी। उसे एक कमजोर कठपुतली चाहिए थी, एक काबिल बादशाह नहीं। उसे डर था कि अली गौहर उसकी ताकत को चुनौती देगा। इसी डर से अली गौहर को अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली से भागना पड़ा। वो भेष बदलकर पूरब की तरफ, यानी बिहार बंगाल की ओर निकल गया। उसका प्लान था कि वहां अपनी फौज और ताकत जमा करे और फिर दिल्ली वापस आए और तख्त पर अपना हक जमाए। और किस्मत का खेल देखिए, जब वो दिल्ली से दूर अपनी ताकत जुटा रहा था, तभी दिल्ली में पासा पलट गया। हाँ, नजीब उद दौला ने इमाद को खदेड़ दिया और उसी भागे हुए शहजादे अली गौहर को शाह आलम द्वितीय के नाम से अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया। मतलब बादशाह दिल्ली में है ही नहीं, लेकिन उसे बादशाह बना दिया गया है। उस समय मुगल बादशाह की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दिल्ली में एक मशहूर कहावत चल पड़ी थी, सल्तनते शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। वाह! मतलब शहंशाह आलम यानी दुनिया के बादशाह की हुकूमत असल में दिल्ली शहर से पालम गांव तक ही है।
जो आज दिल्ली का एयरपोर्ट वाला इलाका है। हाँ, ये कमाल का तंज है ना? सोचकर भी अजीब लगता है कि जिस सल्तनत की तूती बोलती थी वो कुछ किलोमीटर में सिमट कर रह गई थी। इसी राजनीतिक उथल-पुथल ने दो ऐसी लड़ाइयों को जन्म दिया जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। पहली थी 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई। और इस लड़ाई की बिसात तो जैसा हमने कहा नजीब खान रोहिला ने ही बिछाई थी। दिल्ली में मराठों की बढ़ती ताकत से वो इतना परेशान हो गया कि उसने अहमद शाह अब्दाली को चिट्ठी लिखकर भारत पर हमला करने के लिए बुला लिया। और क्योंकि मराठे 1752 के समझौते के हिसाब से सल्तनत के रक्षक थे, उन्हें अब्दाली का सामना करने के लिए आना ही पड़ा। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं टकराईं और नतीजा मराठों के लिए एक भयानक तबाही थी। उनकी पूरी एक पीढ़ी उस जंग में मारी गई। इसने मराठा शक्ति की कमर तोड़ दी। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि मराठा शक्ति कोई एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य नहीं थी। सही कहा, वो मुगलों की तरह नहीं थी। ये एक संघ या कॉन्फेडरेसी थी जिसमें पुणे में बैठे पेशवा के अधीन होलकर, सिंधिया, गायकवाड़ जैसे कई सरदार थे जो अपने अपने इलाकों में लगभग आजाद थे। लेकिन सही, और इसीलिए पानीपत की हार का असर इतना गहरा हुआ। अब्दाली जंग तो जीत गया, पर वो जीत का फायदा नहीं उठा सका और उसे वापस अफगानिस्तान लौटना पड़ा। तो मराठे बुरी तरह कमजोर हो गए। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि इस लड़ाई ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया जिसे भरने कोई नहीं आ सका। और सोचने वाली बात यह है कि ये वैक्यूम भरने की सबसे बड़ी दावेदार मराठा शक्ति वो आपस में ही इतनी बंटी हुई थी। सिंधिया, होलकर, पेशवा सब अपने अपने मकसदों में लगे थे। किसी ने एक होके हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचा। और इसी बिखराव का फायदा उठाया अंग्रेजों ने। उन्होंने किसी को हराया नहीं, उन्होंने बस उस खाली जगह को भर दिया। और इसकी शुरुआत हुई ठीक 3 साल बाद 1764 में दूसरी निर्णायक लड़ाई से, बक्सर की लड़ाई। ये लड़ाई पूरब में लड़ी गई जहां शाह आलम द्वितीय अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहा था। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतकर बंगाल में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी थी। तो जब शाह आलम ने बंगाल पर अपना शाही हक जताना चाहा तो उसका सीधा टकराव कंपनी से हुआ। तब शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के भगोड़े नवाब मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बनाया। उनकी फौज में करीब 40,000 सैनिक थे और अंग्रेजों की तरफ महज 7,000। 40,000 के सामने 7,000, ये तो कोई मुकाबला ही नहीं होना चाहिए था। कोई भी यही कहेगा, पर हुआ इसका उल्टा। अंग्रेजों की छोटी लेकिन ज्यादा अनुशासित, बेहतर ट्रेनिंग वाली सेना ने इस विशाल भारतीय गठबंधन को बुरी तरह रौंद दिया। बक्सर की हार प्लासी से भी बड़ी और निर्णायक हार थी। इसने साबित कर दिया कि अब भारत में एक नई मिलिट्री पावर आ चुकी है जिसके सामने पुरानी भारतीय सेनाएं नहीं टिक सकती। और यहीं पर अतहर अली जैसे इतिहासकार कहते हैं कि भारत विज्ञान और तकनीक में पश्चिम से पिछड़ रहा था। और ये मैदाने जंग में साफ दिख रहा था। इस हार के बाद जो हुआ उसने तो मुगल बादशाह को नाम का भी बादशाह नहीं छोड़ा। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये संधि मुगल साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील जैसी थी। इस संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए। दीवानी अधिकार मतलब इन प्रांतों से लगान यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। जबकि निजामत यानी कानून व्यवस्था और प्रशासन की जिम्मेदारी वो नवाब के पास ही रही। अच्छा, मतलब पैसा और मलाई कंपनी वसूलेगी और शासन की सारी सिरदर्दी और बदनामी नवाब की होगी। बिल्कुल, ये एक बहुत ही चालाकी भरा इंतजाम था। और शहंशाह शाह आलम का क्या हुआ? वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन गया। उसे 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई और उसे इलाहाबाद के किले में कंपनी की सुरक्षा में रख दिया गया। ये सुरक्षा असल में एक तरह की नजरबंदी थी। और विडंबना देखिए, इलाहाबाद का वो मजबूत किला उसके ही परदादा अकबर ने बनवाया था। और अब उसी किले में उसका वंशज एक विदेशी ट्रेडिंग कंपनी का कैदी बनकर रह रहा था। समय का फेर, एक शहंशाह जो फरमान जारी करता था अब एक पेंशन की रसीद पर दस्तखत कर रहा था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ बाकी था। हाँ, कुछ साल बाद मराठों ने वापसी की। महादजी सिंधिया एक बहुत ही काबिल नेता बनकर उभरे और उन्होंने 1772 में शाह आलम को इलाहाबाद की कैद से छुड़ाया। उसे बड़ी इज्जत के साथ वापस दिल्ली के तख्त पर बिठाया। अब बादशाह अंग्रेजों के बजाय मराठों के संरक्षण में था।
तो एक कठपुतली को एक मालिक से छुड़ाकर दूसरा मालिक मिल गया। आप ऐसा कह सकते हैं। ये सिलसिला 1803 तक चला। फिर दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों को दिल्ली के पास हरा दिया और आखिरकार दिल्ली शहर पर भी कब्जा कर लिया। शाह आलम एक बार फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गया और 1806 में एक कैदी की तरह ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका बेटा अकबर शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा, पर तब तक तो बादशाहत लाल किले की दीवारों के अंदर ही सिमट चुकी थी। हाँ, वो पूरी तरह से कंपनी का पेंशनर था, लेकिन उसके दौर की 2-3 बातें बड़ी दिलचस्प हैं। जैसे कि पहली, उसने समाज सुधारक राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अच्छा। और उन्हें इंग्लैंड भेजा था ताकि वो अंग्रेज सरकार से उसकी पेंशन बढ़ाने की गुजारिश कर सकें। सोचिए, मुगल बादशाह अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए अर्जी दे रहा था। और दूसरी बात तो और भी खास है, उसने फूल वालों की सैर त्योहार की शुरुआत की। हाँ, जो आज भी दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता का एक खूबसूरत प्रतीक माना जाता है। इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। बताइए। अकबर शाह के एक बेटे मिर्जा जहांगीर ने ब्रिटिश रेजिडेंट पर गोली चला दी थी। अरे। सजा के तौर पर उसे इलाहाबाद भेज दिया गया। तो उसकी माँ ने मन्नत मांगी होगी। बिल्कुल। रानी मुमताज महल ने मन्नत मांगी कि अगर बेटा वापस आया तो वो मेहरौली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाएगी। और जब कुछ साल बाद शहजादे को माफ कर दिया गया तो शाही परिवार अपनी मन्नत पूरी करने गया। कहते हैं पूरी दिल्ली उनके साथ होली। रानी ने दरगाह पर चादर चढ़ाई और बादशाह ने पास के योगमाया मंदिर में फूलों का पंखा चढ़ाया। और लोगों का उत्साह देखकर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि ये त्योहार हर साल मनाया जाएगा। और फिर आते हैं आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह असल में बादशाह से कई ज्यादा एक शायर था। जफर तो उसका तखलुस था। उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर, लेकिन बादशाहत के नाम पर उसके पास लाल किले के सिवा कुछ भी नहीं था। और फिर 10 मई 1857 को इतिहास ने एक जबरदस्त करवट ली। मेरठ से बागी सिपाही दिल्ली पहुंचे। उन्होंने सीधे लाल किले का रुख किया, इस बूढ़े कमजोर बादशाह को जगाया और उसे हिंदुस्तान का शहंशाह और इस महान विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। वो बेचारा तो हिचकिचा रहा था, कहाँ वो गजलें लिखने वाला शायर और कहाँ इतनी बड़ी जंग का नेता। लेकिन सिपाहियों के जोर देने पर और शायद अपनी किस्मत को मानकर वो आखिरकार तैयार हो गया। एक बादशाह के तौर पर वो शायद कमजोर था, पर एक शायर के तौर पर उसने अपनी कलम से सिपाहियों में जोश भर दिया। उसने लिखा, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तैगे हिंदुस्तान की। वाह! जब तक हमारे योद्धाओं में ईमान की खुशबू है, हिंदुस्तान की तलवार लंदन के तख्त तक पहुंचेगी। लेकिन इस विद्रोह का अंत बहुत ही दर्दनाक और क्रूर हुआ। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया और विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया। उन्होंने बहादुर शाह के बेटों और पोतों को उसके सामने गोली मार दी। एक ब्रिटिश अफसर कैप्टन हॉडसन ने शहजादों के सिर काटकर एक थाली में सजाकर बूढ़े बादशाह को नजराने के तौर पर पेश किए। ये तो वहशीपन की हद है। आखिरकार मुकदमा चलाकर उसे देश निकाला दे दिया गया और बर्मा यानी रंगून भेज दिया गया। तैमूर और बाबर का वंशज अकबर और शाहजहां का वारिस, उसे एक बैलगाड़ी में बिठाकर दिल्ली से विदा किया गया। रंगून में उसने गुमनामी और दुख में अपने आखिरी दिन काटे। उसकी शायरी में ये दर्द साफ छलकता है। उसने लिखा कि वो जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपने प्यारे वतन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। 1862 में वहीं उसकी मौत हुई और एक गुमनाम कब्र में उसे दफना दिया गया। और इस तरह 332 साल पुराने मुगल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो कठपुतली बादशाहों से लेकर एक निर्वासित शायर बादशाह तक का ये सफर ये दिखाता है कि कैसे एक समय का महान साम्राज्य बिखर गया। तो इन सारी वजहों को अगर हम समेटें तो इतिहासकारों की नजर में इस पतन के मुख्य कारण क्या थे? देखिए, कोई एक कारण नहीं था। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था। जदुनाथ सरकार जैसे पुराने इतिहासकार औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं। और उसकी दक्कन की कभी न खत्म होने वाली लड़ाई जिसने साम्राज्य को खोखला कर दिया। वहीं इरफान हबीब जैसे मार्क्सवादी इतिहासकार आर्थिक कारणों पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि कृषि संकट पैदा हो गया था। सतीश चंद्र जागीरदारी संकट की बात करते हैं। आसान भाषा में कहें तो दरबार में अमीरों की संख्या तो बढ़ रही थी, लेकिन उन्हें तनख्वाह के बदले देने के लिए अच्छी जमीनें कम पड़ रही थीं। इससे अमीरों में कह सकते हैं केक के टुकड़े के लिए लड़ाई शुरू हो गई। बिल्कुल। तो ये सारे कारण
कमजोर उत्तराधिकारी, आर्थिक संकट, दरबार की गुटबाजी, सेना का पिछड़ जाना, क्षेत्रीय ताकतों का उदय और विदेशी आक्रमण, इन सब ने मिलकर उस विशाल पेड़ को अंदर से दीमक की तरह चाट लिया था। अंग्रेजों ने तो बस एक खोखले हो चुके पेड़ को आखिरी धक्का दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक आखिरी सवाल सोचने पर मजबूर करता है। कई भारतीय ताकतें थीं, जैसे मराठे, जो मुगल साम्राज्य को गिरा सकती थीं, और उन्होंने गिराया भी। लेकिन कोई भी उसकी जगह लेने और पूरे भारत को एक झंडे के नीचे रखने के लिए समय पर तैयार नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर मुगलों के जाने से पैदा हुए उस खालीपन को किसी भारतीय ताकत ने भर दिया होता, तो आज का इतिहास और आज का भारत कैसा होता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।